तो कल की क्लास में जो भी हमने चीज़ें डिस्कस करी कि ये जो इलेक्शंस होता था, ये वाली बात समझ में आ गई थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से लेकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तक मेंबर्स कैसे जाते थे। ठीक है, कशिश आप ये प्रीवियसली मेरे साथ कर चुके हो, लेकिन मैं एक बात छोटी सी बताना चाहूँगा आपको। ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जनता डायरेक्टली चुनकर अपने मेंबर्स को भेजती थी, और उस टाइम पर एक रूल था कि सिख कैंडिडेट को सिख कम्युनिटी ही वोट करेगी, मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम कम्युनिटी ही वोट करेगी, और जनरल कैंडिडेट को एक जनरल कैटेगरी ही वोट करेगी। क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये वाला पॉइंट, सीट्स जो एलोकेट करी जाती थी हर एक ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर, वो तीन मेजर प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइड होती थी: मुस्लिम, सिख और जनरल, इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। और ये वाला पॉइंट अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर दो ना, इन दोनों पॉइंट को, तो देखो जो रिप्रेजेंटेटिव था हर एक कम्युनिटी का, यानी कि यहाँ पर मान लेते कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, कोई सिख कैंडिडेट है, कोई जनरल कैंडिडेट जो कि अपनी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका चुनाव कैसे होगा? दे वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अपनी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इनकी वोटिंग होगी बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कहने का मतलब क्या है? मैं हूं, कशिश है, आशिमा है, अलंकृता है, दिवजोत है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि हम पांचों खड़े हो गए कि हम सारे मान लो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सारे के सारे जीत कर आए दिल्ली की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जाना है ना, तो मैंने कहा यार मैं भी जाना चाहता हूं। कशिश ने कहा वो भी जाना चाहती है, आशिमा भी जाना चाहती है, अलंकृता भी जाना चाहती है, और दिवजोत भी जाना चाहती है। हमारा विद इन द दिल्ली की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन होगा प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मदद से बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है आपको पता है ना कि एक ही कैंडिडेट हटता चला जाता है। फिर ये जैसे मतलब मान लो दिवजोत आउट हो गई, इसके वोट इन चारों में डिवाइडेड, अलंकृता हट गई, इन तीनों में डिवाइडेड, आशिमा हट गई, कशिश हट गई, मैं गया सिर्फ। खड़े सारे हुए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट रहोगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन जाएगा वो डिसाइड होगा बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, कशिश, दिवजोत, आशिमा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन से लोग जाते थे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन से जाते थे। ये वाला पॉइंट मैंने कल को एक्सप्लेन कर दिया था, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसके अंदर? मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया, पक्का? कोई दिक्कत नहीं? अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना प्रिंसली स्टेट्स के, उनका मैंने बताया था कि उनका नॉमिनेशन होता था। तो इसका मतलब क्या है? जो ब्रिटिश इंडिया की 296 सीट्स हैं, यहां पर देखो टोटल, मैंने कल बता दिया था वैसे, 389 टोटल सीट्स। ये लोग आ रहे हैं इलेक्शन से, चाहे डायरेक्ट से आ रहे हैं चाहे इनडायरेक्ट से आ रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन से आ रहे हैं। जो ये 93 सीट्स है, ये प्रिंसली सीट्स की सीट है, ये आ रहे हैं नॉमिनेशन से। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्शन के प्रोसीजर से भी आ रहे हैं, प्लस नॉमिनेशन के प्रोसीजर से भी आ रहे हैं। तो क्या कशिश में इसको कंप्लीटली इलेक्टोरल, मतलब ये बोल सकता हूं कि ऑल मेंबर्स वर कंप्लीट, मतलब जो आते थे थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट इलेक्शन, क्या सारे मेंबर्स इलेक्शन के प्रोसेस से आए? तो मैं इसको क्या कंप्लीटली इलेक्टेड बॉडी बोल सकता हूं? देवजोत, कंप्लीटली नॉमिनेटेड बोल सकता हूं? तो आशिमा बोलूं क्या? ये दोनों तो कंफ्यूज कर रहे हैं बे। ये बात, शाबाश। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक टर्म से डिनोट करते हैं हम लोग, कशिश, दिवजोत, आशिमा, ध्यान देना, पार्टली इलेक्टेड, पार्टली कह लो, और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। जो मेंबर्स थे, याद रखना, मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड और लिमिटेड फ्रेंचाइज। याद है? और वो लिमिटेड फ्रेंचाइज का क्राइटेरिया क्या था? आप चुनाव में तब तक खड़े नहीं हो सकते प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जब तक आप मिनिमम टैक्स ना भरते हो, इतनी ज्यादा मिनिमम आपके पास प्रॉपर्टी ना हो, और
आप इतने मिनिमम क्वालिफाइड ना हो, यानी कि एजुकेटेड ना हो। ये चीज़ मैंने बताई थी। फोर्थ पॉइंट ये जो है, ये वाला लिमिटेड फ्रेंचाइज वाला, अगर हम इसको जाकर देखें, कहाँ गया, ये रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 के अकॉर्डिंग लिमिटेड फ्रेंचाइज दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन। इसका मतलब पता है क्या कशिश, जो मैंने कल इन लोगों को बताया था, कि आप ना, ऐसा नहीं है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने के लिए दिल्ली से कोई भी खड़ा हो जाएगा। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि कोई भी खड़ा ना हो जाए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर एक लिमिटेशन लगा दी गई थी कि अगर आप बीइंग कशिश कपूर इतना मिनिमम टैक्स भरते हो, इतनी आपके पास प्रॉपर्टी है, और मिनिमम अगर आप इतने क्वालिफाइड हो ना, तब आप जा सकते हो। अब वो कितने कितने होना चाहिए, उससे हमारा मतलब नहीं है, ठीक है, हमें क्या करना जान के। जो इलेक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, आगे बात कर रहा हूं मैं यहां पर, जो इलेक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 296 सीट्स के लिए, वो 296 सीट्स एलोकेट करेगी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को। ये कौन से महीने में जाकर होते हैं, जुलाई से अगस्त 1946 में। सारी बात इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, सारी बात इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहाँ पर देखो, ये एक पॉइंट था यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। अब मुझे एक बात बताओ, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ये जो 296 सीट्स पे इलेक्शंस हो रहे हैं, भाई ये जुलाई अगस्त में हो रहे हैं 1946 में, ये बन रही है नवंबर 1946 में, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? दिलचस्प, बताओ जरा इसका लॉजिक। ये नवंबर महीने में, ईयर सेम है, देखो 1946 1946, इलेक्शंस हो रहे हैं जुलाई अगस्त में, ये बन रही है, कॉन्स्टिट्यूट हो रही है नवंबर 1946 में, ये क्या फंड है? ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक। पहले इलेक्शंस होंगे तभी तो बनाओगे। लोकसभा के इलेक्शन होना पहले से ही सारे एमपी आके, प्राइम मिनिस्टर आके बैठ जाएंगे लोकसभा के अंदर, इलेक्शंस तो होने दो। ये लॉजिक है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन मिस हो जाते हैं, वही है कि ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए पूछनी पड़ती हैं सब चीज़ें। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी, जो उस टाइम पर फेमस पार्टी थी, उसको कितनी सीटें मिली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, 208 सीटें। मुस्लिम लीग को 73 सीट्स, और जो इसके अलावा स्मॉलर ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट्स जो थे, उनको बची हुई 15 सीटें मिली, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बारी। सीट्स एलोकेशन की बात तो मैंने तुम्हें बताई दी थी। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जिसमें 11 स्टेट्स थी, उनको 292 सीट्स हैं उनके पास। 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, आज मैं जरा नेम करना फटाफट, जिनके पास 4 सीटें थी, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन से। कूर्ग बलूच, ये एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ब्रिटिश बलूचिस्तान कहो उसको। कूर्ग ब्रिटिश बलूचिस्तान, और अजमेर क्या, अजमेर मेरवाड़ा। 4 हो गए ना, दिल्ली 1, कूर्ग 2, ब्रिटिश बलूचिस्तान 3, और कशिश अजमेर मेरवाड़ा नंबर 4, ठीक है। अब देखते हैं, जो वो बता रहा है ना कि किसको किसको कितनी सीटें मिली, जो जुलाई से अगस्त तक जो इलेक्शंस हुए, रिजल्ट क्या रहा। कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग 73, और जो कह रहा था ना स्मॉल ग्रुप और इंडिपेंडेंट्स को बाकी रिमेनिंग सीट्स, तो देखो इंडिपेंडेंट को मिली 8 सीट, और ये स्मॉल ग्रुप्स कौन कौन से थे, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम्स पार्टी, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, सिख्स नॉन कांग्रेस वाले, और कम्युनिस्ट पार्टी। क्या ये याद करना है? यूपीएससी के लिए नहीं करना है, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम के अलावा हर एग्जाम के लिए याद करना है। क्यों? साफ साफ दिख रहा है मुझे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाने के लिए हमारे देश में कौन कौन सी पार्टी उस टाइम पर थी, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कौन कौन सी पार्टी को एटलीस्ट जगह मिली किसी ना किसी फॉर्म में। हम लोग तो जानते ही नहीं है ना, अगर इस टेबल को ना पढ़ें
पूरी की पूरी यूपीएससी की तैयारी कर भी नहीं है तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग चलो इंडिपेंडेंट तक भी आ जाओगे कि निर्दलीय जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, इनके अलावा तो नाम ही नहीं जान पाओगे ना किसी के। ये कहाँ सुनने को मिलते हैं, कैसे लॉजिक लगाओगे? यूनिस पार्टी, यूनिस मुस्लिम, यूनिस शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सिक्स नॉन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे ना, ये जैसे ये कितनी हो गई, एक इसको 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये तो 7 अलग अलग है। और अगर मैं यहाँ पर देखना, 208 कांग्रेस की सीटें, 73 हो गई मुस्लिम लीग, 8 है निर्दलीय, और बाकी 7 वो थे 296 सीट्स। ये देखो नीचे रिजल्ट, इसको मैं यहाँ लेकर जा रहा हूँ, ये देखो आ गया ना रिजल्ट मैचिंग, 296 सीट्स, बस खत्म बात। ठीक है, कोई दिक्कत? आप एक बार कम्युनिटीज भी जान लें कैसे रिप्रेजेंटेटिव थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। हिंदूज की स्ट्रेंथ थी 163, तो आपको ये याद रखना है सबसे ज्यादा कौन थे। यूपीएससी से रिलीजियस क्वेश्चन नहीं पूछता, दूसरे एग्जाम से लेकिन पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी के मेंबर्स रिप्रेजेंटेड थे? हिंदूज, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद शेड्यूल कास्ट, फिर इंडियन क्रिश्चियंस और बैकवर्ड ट्राइब्स 6 थे, सिख 4 थे, सबसे कम कौन रिप्रेजेंटेड थे? एंग्लो इंडियंस और पारसीज। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, हटाओ इसको एक बारी, क्वेश्चन ये बन सकता है सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेड कौन? हिंदूज और मुस्लिम सबसे ज्यादा, सबसे कम कौन? एंग्लो इंडियंस और पारसीज। सीटें वही हैं 296 सीट्स, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस पार्टी में से ऐसा तो नहीं होगा कि 296 सीट्स में एक एक सीट पे भाई दो दो लोग बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं। 296 सीट्स मतलब 296 पर्सन। ठीक है, ये चीज। अब क्या ये नंबर याद रखने हैं? जी नहीं, ये नंबर याद नहीं रखने हैं, हाई लो याद रखना होता है। सबसे ज्यादा ये, सबसे कम ये, ट्रस्ट मी यही याद रखना होता है। और ये याद रखना भी हो ना अगर ये नंबर, मैं तो नहीं रख सकता। बहुत कुछ है मेरे पास करने के लिए, बहुत कुछ याद करने के लिए, एक लिमिटेशन तो स्टॉप तो लगाना पड़ेगा ना। एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ मैं, पीएचडी थोड़ी ना करने बैठा हूँ। ठीक है, ऐसा अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया करो। ये हो गया। अब बात करते हैं वापस आगे अपने टॉपिक की। पूरा कशिश क्राइटेरिया सीख गए, कैसे सीट्स फुल थी आशिमा दिवजोत, है ना? अब जो 93 सीट्स जो एलोकेट करी गई थी ना पिछली सीट्स को, वो कभी फिल ही नहीं हो सकी, क्योंकि करवा चौथ की लेडीज की तरह ये लोग रूठे हुए थे। दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमें नहीं आना, हमें इसका पार्ट नहीं बनना। ठीक है, क्योंकि इनको ये दिख रहा था ना साफ साफ, कल को संविधान बनेगा, हम राजा महाराजा रहेंगे नहीं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक ऐसी रूल बुक होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी तो यही होती है, अ रूल बुक अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। और यहां पर सुप्रीम कौन होता है? हमेशा जनता। प्रूफ किसका क्या है? प्रियम्बल। सबसे पहली लाइन कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन में लिखा रहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम लोगों ने शपथ खाई है टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और लास्ट में लिखा रहता है, हम अपने आप को संविधान देने जा रहे हैं, बी गिव ऑन दिस डेज 26 नवंबर 1949 वी गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये लाइन कि जनता ही सुप्रीम है और कोई नहीं है। ठीक है, तो although the constituent assembly was not directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर थोड़ी ना आ रहे हैं। क्योंकि कशिश होता क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, मुझे बताना, वोट कौन दे सकता है या कौन इलेक्शन में खड़े हो सकता है? क्या कुछ बंदिशें होती हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? कोई भी एक लिमिटेशन होती है? बताओ। मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है उसमें कोई भी लिमिटेशन होती है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, ऐसा कुछ होता है?
नहीं होता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो ना, इट वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। क्यों? दिवजोत इस लाइन को प्रूव करना है, ऐसा क्यों कह रहा राइटर कि डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करी गई थी लोगों के द्वारा? क्यों भाई? क्योंकि उसमें वो थे ना, रिप्रेजेंटेशंस भी आए हुए थे जिनको सिर्फ उन्हीं के लोग इलेक्ट कर रहे थे, तो डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ से हो गया? नहीं, ये लाइन तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन गलत है। थोड़ा और ट्राई करो, बिल्कुल पास हो, सही बोल रहे हो, मतलब थोड़ा कोशिश करो, इसको मोल्ड करो। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये लाइन ये बोल रही है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि नेशनल लेवल पे फंक्शन करती थी, कल इतना डिटेल में बताया था मैंने, ये ये कह रहा है कि लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुन कर नहीं आई। क्यों? किसके किसकी रिप्रेजेंटेटिव, यही तो बताओ। मुझे प्रोसीजर बताओ, मुझे एक सेकंड मुझे प्रोसीजर बता दो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैं जाऊंगा कैसे? सबसे पहले कौन? ग्राउंड लेवल पे सबसे पहले जनता। जनता किसको चुनेगी? ये रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन से? कहाँ जाएगा, कहाँ? अरे कहाँ जाएगा? डायरेक्टली बोलना शुरू कर रही है, वो जाएगा, अरे कहाँ जाएगा, ये तो पूछ रहा हूँ। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, जाएगा कहाँ जाएगा? हाँ, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद यहाँ पर तो जनता ने डायरेक्टली चुन लिया। अब इसके बाद जाना है पर्सन को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। क्या यहाँ डायरेक्टली इलेक्शन होंगे, यहाँ फिर से जनता चुनेगी? हाँ, तो और मेथड क्या होगा उस इलेक्शन का? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, PRSTV, है ना? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर ऐसा क्यों बोल रहा है कि इलेक्ट नहीं हुए थे लोग? हमने तो देखिए डायरेक्टली नहीं हुए थे, उसको प्रूव कर दिया। ये क्यों बोल रहा है देवर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज? नॉट इलेक्टेड क्यों, आशिमा? नहीं, ये तो चीज ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता? कॉन्स्टिट्यूशन ही बना था, सबको वोट करने देते तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हो जाता। क्योंकि चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है, 3 लिमिटेशन लगा दी गई थी। किसके बेसिस पर कशिश, क्या बताया मैंने अभी? आपके पास मिनिमम क्या होना चाहिए? टैक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन। असेंबली जो थी ना, वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स बॉडी थी। अगर आपसे कभी भी डाइवर्सिटी की बात करी जाती है ना, या फिर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की, तो आप ना जरूर इतिहास से ला करना, कॉन्स्टिट्यूशन से ये वाला पॉइंट जरूर पटका करो अपने कहीं पर, चाहे सोसाइटी का आंसर लिख लो चाहे कुछ भी, कि अब जैसे बोला जाए ना कि प्रूफ दो, इंडिया की जो आप कहते हो कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की आत्मा कहाँ बसती है इंडिया में? तो बोलना संविधान में बसती है। कोई आपसे पूछे प्रूफ करो कैसे, तो आप बोलना जाके देख लो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो स्ट्रक्चर था, उसकी बॉडी जो थी, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर उस जमाने के हर एक सेक्शंस के सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव थे। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, एंग्लो इंडियन हो, इंडियन क्रिश्चियंस हो, SC हो, ST हो। एग्जामिनेशंस ना, या फिर जो पेपर बनाते हैं ना, वो बड़े चालाक होते हैं। ये लाइन बच्चों को पढ़वा दी यहाँ पर, उन वो जानते हैं, सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। और अब मैंने क्या पढ़ाया अभी आपको पीछे जाकर? यही सारे सेक्शंस पढ़ाए ना, यही सारे सेक्शंस तो पढ़ाए थे मैंने अभी आपको। लेकिन मैंने आपसे करने को क्या बोला था, ये याद आया? अब देखो, हाईएस्ट और लोएस्ट कौन से, उसने वो तो पढ़वा दिए कॉमा कॉमा डालकर अंदर टेक्स्ट में। लेकिन वो जानता है कोई भी बच्चा इतना होशियार है ही नहीं कि पीछे से जाकर पढ़ेगा ये वाली चीज। वो मेहनत करने ही नहीं चाहते बच्चे, और वहीं हम उनको लपेटेंगे। ये लो, ये कॉमा डाल के, और वहां पर देख लो, ये लो। अब हाईएस्ट लोएस्ट किसी को पता लग ही नहीं सकता वहां पर। ये चीज है। अच्छा, और इन सभी कम्युनिटीज की विमेन भी रिप्रेजेंटेटेड थी, ठीक है? ये याद रखना कि कहीं कोई आपसे पूछे कि औरतें थी कि नहीं थी, जी हाँ बिल्कुल थी। क्या लिमिटेड सेक्शन से थी, लिमिटेड कम्युनिटी से थी? जी नहीं। हिंदू समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी, सिख समाज से भी, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, ST, SC, मर्द भी थे, औरतें भी थी, इन सभी सेक्शन, इन सभी कम्युनिटी से लिखा हुआ है विमेन ऑफ ऑल दी सेक्शंस। जो असेंबली थी उसके अंदर
अपने जमाने की सभी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी शामिल थी एक्सेप्ट महात्मा गांधी। इनकी भी आदत रहती थी हर बात पे रूठे रहने की। ठीक है, ये क्यों चिड़े हुए थे ये हम MIH में डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक तो देश का बंटवारा होकर बन रही थी ना दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एक तो इस वजह से भी चिड़े हुए थे और भी रीजन से हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। फिलहाल हम पॉलिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई? बता दो जरा, कोई डाउट है यहां तक? नहीं ना? तो अगले लेक्चर में बात करेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की।